आई थिंक इस तरह का लॉ हम लोग को जरूरत नहीं है। दिस लॉ कैन बी मिस यूज, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा मिस यूज करेगा। अभी गवर्नमेंट को लगेगा कि बेंगे आजुम टिक नहीं है, बेंगे आजुम को टिक इसको सबक सिखाने, जैसे एक सिंपल ऑर्डर निकाल देगा और हमको अरेस्ट कर लेगा। इट कैन हैपन टू एनी वन। एक्टिविस्ट का साथ भी हो सकता है, गवर्नमेंट ऑफिशियल का साथ में हो सकता है, पुलिस अपना आपस में पुलिस का साथ भी हो सकता है। सेक्शन 8 में जो है 5 दिन तक आपको कारण बताएगा ही नहीं क्यों आपको अरेस्ट किया। फर्दर इसको डिटेंशन जरूरी है, 10 दिन तक आपको बताएंगे नहीं, ठीक है ना। ये हम नहीं बता रहे किस इंटेंशन से ये कानून को बनाया गया था, लेकिन ये गलत है इंटेंशन जो। और ये क्या हो रहा है यंग जनरेशन में, इतना नेगेटिविटी क्यों है इनके अंदर। सोशल मीडिया का इतना गलत इस्तेमाल कर रहे हैं ना, इतना गलत इस्तेमाल है, हद से बाहर है। जो सोच रहे हैं मैं फेक अकाउंट से लिख रहा हूँ, लेकिन आईटी एक्ट 2000, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 वेरी क्लियर है। तो फाइनली मैं आपको ये समझाऊंगा, अभी का जो बच्चा लोग जितना है, देयर इज नो वे आउट। इनको 6 महीने तो बैठना ही होगा, क्योंकि जुडिशरी का परव्यू आउट है। द अरुणाचल प्रदेश अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 2014 जो एक बहुत ही ड्रैकोनियन लॉ है। इस लॉ का अंदर में हम सबको मालूम है कि एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या सेक्रेटरी जो जिसको भी लगेगा कि कोई आदमी खतरनाक है, वो एक सिंपल ऑर्डर से उस आदमी को डिटेंशन में रख सकता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन भी रख सकता है। तो इसका मिसयूज होने का चांसेस बहुत बहुत हाई है आगे में, फ्यूचर में भी जाके। एंड अरुणाचल जैसे स्टेट में विच इज ए पीसफुल स्टेट, आई थिंक इस तरह का लॉ हम लोग को जरूरत नहीं है। बिकॉज अपार्ट फ्रॉम TCL रीजन जहाँ पर थोड़ा सा नागा मिलिटेंट्स का प्रॉब्लम है, आई थिंक हम लोग का दूसरा डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कोई मेजर इश्यूज नहीं कि मतलब इस तरह का ड्रैकोनियन हो हम लोग को यह इम्प्लीमेंट करने के लिए। जो छोटा मोटा जो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होता है, इट इज एवरीवेयर, वो तो हर जगह पर होता है। एंड हमारे यहाँ में जो एग्जिस्टिंग जो लॉज है, जो IPC का अंदर में, वो आई थिंक दैट कैन बी टेकन केयर, वो टेक केयर कर सकते हैं जो हमारे जो नॉर्मल प्रॉब्लम होता है। तो ये जो अभी जो रिसेंट बनकोल में भी कुछ लोगों को इसके अंदर में बुक किया है। एंड आगे में भी जब से ये लॉ इम्प्लीमेंट हुआ है तब से काफी इसका एक दो बार इस लॉ को यूज करके लोगों को अरेस्ट भी हुआ है। तो आई थिंक दिस लॉ कैन बी मिस यूज, पोटेंशियल बहुत ज्यादा मिस यूज करेगा। अभी किसी को लगेगा कि गवर्नमेंट को लगेगा कि कोई भी गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट हो, आने वाला फ्यूचर में जो भी गवर्नमेंट वो लोग भी होने से उनको लगे कि कोई एक आदमी खतरनाक लगे, उनको अभी अचानक लगे कि बेंगे आजुम टिक नहीं है, बेंगे आजुम को टिक इसको सबक सिखाने, जैसे एक सिंपल ऑर्डर निकाल देगा और हमको अरेस्ट कर लेगा। इट कैन हैपन टू एनी वन। एक्टिविस्ट का साथ भी हो सकता है, गवर्नमेंट ऑफिशियल का साथ में हो सकता है, पुलिस अपना आपस में पुलिस का साथ भी हो सकता है। तो इट कैन हैपन टू एनी सिटीजन कैन बी अफेक्टेड। पॉलिटिशियंस के साथ भी हो सकता है, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को तंग करने के लिए। आज बीजेपी गवर्नमेंट पावर में, कल क्या पता कांग्रेस आ जाए, कांग्रेस भी मिस यूज कर सकता है, बीजेपी भी, कोई भी बात नहीं, हमारा PPA जो भी हो। सो दिस इज नॉट गुड फॉर ए पीसफुल स्टेट लाइक अरुणाचल। आई थिंक इसको हम लोग रीथिंक करना है। नॉट ओनली सिविल सोसाइटी को भी इसके बारे में थोड़ा डिबेट करना बहुत जरूरी है कि ये हम लोग को जरूरत है, इस तरह का लॉ अरुणाचल में जरूरी है कि नहीं। आई थिंक स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो देमसेल्फ दे शुड रीथिंक। जब भी कोई लॉ बनता है, जब वो उसको ठीक नहीं लगता है, आई थिंक ऑलवेज इट कैन बी करेक्टेड। इसमें करेक्शन मेजर लेना है, एंड करेक्शन मेजर वही लगेगा कि इस लॉ को आई थिंक टोटली एबोलिश कर देना है। एंड वी डोंट नीड सच काइंड ऑफ लॉ इन a civilized and a democratic society like our अरुणाचल प्रदेश। मैं हिंदी और इंग्लिश में ही कहूँगा, क्योंकि लॉ जो है ऑलवेज कनेक्टेड इंग्लिश में ही होता है ज़्यादातर। यू हैव आस्क्ड मी अबाउट द objective of the Arunachal Pradesh Unlawful Activities Prevention Act 2014, right? So this act basically was enacted by the Legislative Assembly, and which received the assent of the Governor of Arunachal Pradesh on 5th September 2014. So then this law has come into effect. इनका ऑब्जेक्टिव यही था कि जो सर्टेन अनलॉफुल एक्टिविटीज़ है, कोई भी इंडिविजुअल इन द फॉर्म्स ऑफ बंद कॉल में अगर पब्लिक प्रॉपर्टीज़ डैमेज होते हैं या कोई प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ डिस्ट्रॉय होते हैं, और इसमें ऐसा भी है, इस ऑब्जेक्टिव में ये भी है कि जो लैंड ग्रेवर को भी आप
उसके अंदर बुक कर सकता है। देन जो हैबिचुअल जो हमारा इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय करते हैं, इनकी बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि ये कानून जो इसलिए बनाया गया है कि अरुणाचल हैज़ बिकम लैंड ऑफ बंद, और जहाँ बंद होता है उस राज्य का इमेज जो बहुत खराब ढंग से दूसरों के सामने पेश होता है। जहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, जहाँ फैक्ट्रीज ओपन नहीं होगा, उससे क्या होता है कि हमारा यहाँ में ये डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ जो नहीं होता है। तो समहाउ बेसिकली लॉ तो एक अलग पर्पज से बनाया गया था, लेकिन इनको अलग तरीका से अभी अप्लाई किया जा रहा है। दिस इज़ वन ऑफ द डेथ रन। तो इसमें ऐसा ऐसा है, सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट में ये क्लियर कट बताया गया है कि पावर टू इशू ऑर्डर्स टू डिटेन। तो इनमें स्टेट का सेक्रेटरी रैंक से लेके कोई भी ऑफिसर्स एंड डिप्टी कमिश्नर, दैट इज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कहीं भी बैठ के इसको ऑर्डर, डिटेंशन ऑर्डर पास कर सकते हैं। आपको नेसेसरी नहीं कि ईटानगर में बैठना आप ऑर्डर पास करने। ये इनका एक, ये सबसे खतरनाक का एक प्रोविजन है इसमें। और इसमें ऐसा है, सेक्शन 4 में जो है, जो डिटेंशन के बाद डिटेनीज को हम लोग नॉर्मल सीआरपीसी में जो है 24 घंटे के अंदर हमको प्रोड्यूस करना चाहिए कोई भी नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास। लेकिन इसमें ये प्रोविज़न नहीं है। आपको पहले डिटेन करेंगे, रीजंस ऑफ अरेस्ट भी नहीं बताएंगे इसमें। उसके बाद अगर जो डिटेंशन ऑर्डर जिस ऑफिसर्स ने पास किया है कि उसका डिटेंशन का डिस्क्लोजर जो है ये स्टेट और पब्लिक का अगेंस्ट में जा सकता है, देन अनदर 10 days। So this is something which I feel is not proper law। और दूसरा जो है फिर सेक्शन एक 6 है। सेक्शन 6 जो बोलता है अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कोई ऑफिसर डिटेंशन ऑर्डर पास करता है, किसी को डिटेन भी कर लिया गया, वो इलीगल होने से भी इनवैलिड नहीं होगा। दिस इज वेरी डेंजरस। और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या उससे सुपीरियर अथॉरिटी कोई भी अगर डिटेंशन ऑर्डर पास करता है, इन द मीन टाइम किसी व्यक्ति को अरेस्ट नहीं कर पाया, देन सेक्शन 7 में क्या है, इसको एब्सकॉन्डर ऑर्डर पास करता है, इसको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया जाता है। तो ये देखो बहुत खतरनाक है एक ऐसा इस प्रकार से। तो ये जो है सेक्शन 8 में जो मैं अभी बता रहा था आपको, सेक्शन 8 में जो है 5 दिन तक आपको कारण बताएगा ही नहीं क्यों आपको अरेस्ट किया। और उसके बाद फिर लॉ का रिक्वायरमेंट ये है कि अगर ये पब्लिक इंटरेस्ट में है या फर्दर इसको डिटेंशन जरूरी है, 10 दिन तक आपको बताएंगे नहीं, ठीक है ना। तो ये एक है। तो फिर वो 10 days का एक्सेप्शन जो है सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 8 ऑफ दिस एक्ट है। इट्स वेरी डेंजरस इन वन वे। मतलब ये हम नहीं बता रहे किस इंटेंशन से ये कानून को बनाया गया था, लेकिन ये गलत है इंटेंशन जो है। तो फिर उसके बाद क्या होता है, आपका जो है सेक्शन 9 में एडवाइजरी बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करता है। उसमें एक रिटायर्ड हाई कोर्ट जज होना। फिर आजकल रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस बहुत कम मिलता है, क्योंकि रिटायर होने के बाद में ऐसे ऐसे स्टैट्यूटरी और कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है कि जहाँ जजेस लोग को पोस्ट रिटायरमेंट के बाद में इंगेजमेंट रह जाता है। तो वो नहीं मिलने का कारण से भी ये 6 महीना जो है ना, इट कैन फर्दर गोज टू 180 days। तो 6 महीना तक आपका जो है बहुत ही मुश्किल है। तो ये एडवाइजरी बोर्ड में रेफरेंस भी जाएगा, सेक्शन 10 के अंदर जाएगा। 3 महीने तो आप ऐसे ही बैठ गया अंदर,
उसके बाद सेक्शन 10 में ये बताया था कि जैसा रिप्रेजेंटेशन जो है सेक्शन 13 के अंदर प्रोवाइड किया गया है, जैसे आफ्टर 5 डेज या 10 डेज के बाद डिस्क्लोज करते हैं, देन सेक्शन 30 के अंदर में आप डीएम को जो ऑर्डर पास किया है उनको आप रिप्रेजेंटेशन सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद में वो स्टेट गवर्नमेंट को फॉरवर्ड कर देता है। फॉरवर्ड करके स्टेट गवर्नमेंट जो है तभी एडवाइजरी बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो एडवाइजरी बोर्ड जो सेक्शन 10 के अनुसार इसको कॉन्स्टिट्यूट जो करता है, एक रिटायर्ड हाई कोर्ट जज, 2 नॉमिनी फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। और उसमें देखो ऐसा होता है, कानून में 2 व्यूज आर ऑलवेज पॉसिबल। अगर रिटायर जो चेयरमैन है, बोर्ड का चेयरमैन रिटायर हाई कोर्ट जज है और 2 स्टेट गवर्नमेंट का नॉमिनी, इसमें क्या है, प्रॉब्लम क्या है, अगर चेयरमैन चाहेगा कि इसको नहीं मैं रिलीज कर देता, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का जो रिप्रेजेंटेटिव है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट का जो रिप्रेजेंटेटिव 2 बंदे हैं, वो इनका जो चेयरमैन का रीजनिंग को एक्सेप्ट नहीं करके अपना डिफरिंग व्यू देगा। इन दैट केस अगेन इट गोज टू अनदर 6 months। और नेचुरल है, अगर किसी व्यक्ति को स्टेट अरेस्ट करता है और स्टेट का अगेंस्ट में काम करता है या इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट हो जाता है, इन दैट इवेंट में क्या होता है, तो स्टेट गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव तो मास्टर का ही बात सुनेगा ना, मालिक का बात तो सुनना ही पड़ेगा, नहीं तो उनका भी नौकरी का खतरा है, इनके अगेंस्ट में डिसिप्लिनरी एक्शन होंगे। फिर ये ऐसा ये प्रोविजन है। देन अनदर 6 months इट गोज लाइक दैट। Then further it can be extended to another 60 days, totaling 180 days। ऐसा है। तो अभी फिर it can further go, कोई लिमिटेशन तो फिक्स नहीं किया है। 6 month तो है वैलिडिटी इनका ये करने का, है ना। तो देन क्या होता है, वो सेक्शन 13 के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे कि उनका वैलिडिटी जो 6 months है। देन उसको जो है फिर सेक्शन 14 एक प्रोविजंस है ये अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंदर में। तो सेक्शन 14 में जो है, आप स्टेट गवर्नमेंट का पास एक पावर है, एनी टाइम आपका डिटेंशन को रिवोक भी कर सकते हैं, या तो इसको फर्दर कंटिन्यू भी करेंगे आपको, या सपोज आपको एक पर्टिकुलर, चलो ये बंद कॉल में इन्वॉल्व हुआ नहीं हुआ अलग बात है, ये बंद कॉल के अंदर में आपको बुक कर दिया, फिर नेसेसरी हुआ कि नहीं ये बंदा ठीक नहीं है, इनको और सिखाना है, फिर अनदर फ्रेश डिटेंशन ऑर्डर पास करेंगे। दैट वे ए पर्सन लाइफ इज ruined। तो इसलिए कोई भी चीज़ सोच समझ के करना है, इसको स्टेट गवर्नमेंट जो है सेक्शन 15 के अंदर में एनी टाइम रिलीज कर सकते हैं। तो ये बेसिक ऑब्जेक्टिव ये रहा। और उसके बाद जो है सेक्शन 16 ऑफ द एक्ट ये बताता है कि आपको इलीगल डिटेंशन भी हुआ, ठीक है ना। इलीगल डिटेंशन तो है ही है। अभी जैसा ये कुछ बच्चा लोग भाग के घूम रहे हैं, किसी को जो रूम में बैठा उसको भी उठा के ले गया पुलिस, लेकिन उनके अगेंस्ट में आप कोई भी सूट फाइल नहीं कर सकता। और जो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर में कोई सूट फाइल नहीं कर सकता, और उसके अगेंस्ट में जो ऑफिसर डिटेंशन ऑर्डर पास किया है उसको प्रोसिक्यूट भी नहीं कर सकते कोर्ट ऑफ लॉ में। सो द सम एंड सब्सटेंस इज दैट दिस इज द ड्रैकनियन लॉ। ये ह्यूमन राइट्स के ऊपर हैवी अटैक है। और ये लॉ कहाँ से कन्फ्लिक्ट हो रहा है, जैसा एक एग्जांपल है, अब सीआरपीसी में हमको जो बोलता है मेरा डिटेंशन जो है 24 आवर्स है, लेकिन 24 आवर्स के अंदर तो हमको रीज़न नहीं दे रहे। ये सीआरपीसी को पूरा एप्लीकेबिलिटी ऑफ सीआरपीसी हैज़ बीन केप्ट आउट ऑफ परव्यू, इसलिए इसमें बेल का प्रोविज़न भी नहीं है। तो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, इसको सेक्शन 15 के अंदर रिलीज कर सकते, या तो सेक्शन 13 में जो बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट होगा उसके अंदर में बोर्ड अगर मर्सी शो करेगा तब वो आदमी रिलीज हो सकता है। ये तो वन कैन बी लैंग्वेज इन जेल फॉर एवर। सो देयर इज ए वेरी ड्रैकनियन लॉ। एंड ये लॉ जो है बेसिकली आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अट्रैक्ट करता है।
let me check up with this. हाँ, ये आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को डायरेक्ट अट्रैक्ट करता है या वायलेट करता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। तो इसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ये कहता है कि कोई भी आदमी को अगर आप डिटेन किया है, इनको 24 घंटे के अंदर में उसका कारण बताना है। इसमें यहाँ नहीं बताता है, देयर इज नो प्रोविजन टू इन्फॉर्म। अगर कोई भी आदमी को ये आर्टिकल सब आर्टिकल 2 आर्टिकल 22 में ये बताता है कोई भी व्यक्ति को अगर आप अरेस्ट कर दिया था, डिटेन कर दिया, उसको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट में 24 घंटे के अंदर में प्रोड्यूस करना। ठीक है, तो ये एक्ट जो है बेसिकली दो चीज़ में कॉन्स्टिट्यूशन का खिलाफ में जा रहा है, आर्टिकल 22 1 एंड 2। एक है कि आप रीज़न नहीं बताएंगे, दूसरा चीज़ है आप डिटेन करने के बाद 5 दिन खबर नहीं देंगे और आपको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट में भी प्रोड्यूस नहीं करेंगे। सबसे खतरनाक ये जगह है। देन उसके बाद ये 6 महीना का है, लेकिन इसमें क्या है, डिटेंशन पीरियड जो है कॉन्स्टिट्यूशन में सब आर्टिकल 4 आर्टिकल 22 में ये बताता है कि इट शुड नॉट बी मोर देन 3 मंथ्स। यहाँ में एक कन्फ्लिक्ट मेरे को दिखाई दे रहा है। देन उसी प्रकार से जो आर्टिकल 22 के ऊपर हैवी अटैक है इसमें, ये कानून जो है संविधान का खिलाफ है, या इसको एक उपाय है इसमें चैलेंज करना है। जिस प्रकार से जैसा मैं कुछ ये बता रहा था, आर्टिकल 21 जो है राइट टू पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी, ये देश जो है संविधान का अनुसार चलता है एंड इट इज़ बेस्ड ऑन दी रूल ऑफ लॉ। तो जब एक नंबर ये पहला जो डायरेक्ट कंट्राडिक्ट करता आर्टिकल 22 का, सब आर्टिकल 1 से लेके 7 तक डायरेक्ट कंट्राडिक्शन है एक नंबर। देन नंबर 2 जो है इट ऑल्सो वायलेट्स आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी। तो जो क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में हम जब बेल का 336 से 439 तक ले जाते हैं CRPC के अंदर, उसमें क्या करता है, मेन जज लोग ये रिलाई करता है कि बेल नॉट जेल। इसमें एक बहुत पुराना 1950 का एक जजमेंट है, जर्नैल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का एक जजमेंट। तो अभी इसमें जो है ये आर्टिकल 22 का जो वायलेशन में एक सोफिया गुलाम मोहम्मद वर्सेस महाराष्ट्र का है 1999 6 SSC 593 में ये क्लियर कट बताया गया कि ये ऐसा नहीं कर सकते, कानून का खिलाफ है, ये जो संविधान का खिलाफ है। देन उसका एक है कमला वर्सेस महाराष्ट्र 1981 का एक क्लियर कट जजमेंट भी है इसमें कि जब आर्टिकल 22 का सब आर्टिकल 1 से लेके 7 तक कोई भी लॉ उसको वायलेट करता है, then it also directly infringes the fundamental right provided under Article 21 of the Constitution, which talks about personal life and liberty. So seemingly, India is a signatory to United Nations Human Rights Declarations, right? तो उस कन्वेंशन के अंदर, उस चार्टर के अंदर में ये सब कानून बनाना जो है ये संविधान के खिलाफ है। देन उसी प्रकार जो हमेशा हमारे अरुणाचल के लोग कानून को बहुत लाइटली लेता है, क्या है मन मर्जी कर लेते हैं, है ना? ऐसा नहीं है। जब हम रूल ऑफ लॉ बोलते हैं और संविधान में एक प्रोविजंस है आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स को ये ले डाउन किया, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, उनको आप फॉलो करो। प्रोटेस्ट देखो, आर्टिकल 19 हैज़ लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। इवन इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग जजमेंट है ADM जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला, ये 1976 का जजमेंट है।
यू रिमेम्बर दैट इज इमरजेंसी पीरियड में था। तो उसमें शिवाकांत शुक्ला केस में तो क्लियर कट है कि आप किसी का फंडामेंटल राइट को कर्टेल नहीं कर सकते। कानून ऐसा नहीं बना सकते कि आप वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ ए सिटीजन्स। द बेसिक डिफेक्ट इन दिस एक्ट इज, ये आर्टिकल 22 सब आर्टिकल 1 to 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का अगेंस्ट में है। और इसमें ऐसा डिफेक्ट और एक डिफेक्ट है इसमें, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिटेंशन का प्रोविजन नहीं है। तो इसमें एक जजमेंट है आपको, साधु प्रज्ञा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, है ना। इसमें 2011 आई थिंक 10 SCC पेज 445, उसमें क्लियर कट बताया साधु प्रज्ञा सिंह को जब अरेस्ट किया था उसका राइट को वायलेट कर दिया। तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिटेंशन, रीजन को आप बताओ। इसमें रीजन नहीं बताया, इसमें जैसा मैंने आपको बताया था कि रीजंस का कोई प्रोविजंस नहीं है, एंड इट कैन फर्दर गो ऑन डिटेंशन। 5 days तक तो डिस्क्लोज करेंगे ही नहीं, उसके बाद अगर ये स्टेट का इंटरेस्ट है तो फिर अनदर 10 days। तो इस प्रकार से ये एक बहुत गलत वाला चीज़ है। और एक ये ADM जबलपुर वर्सेस शिवाकांत शुक्ला, ये एक जजमेंट है 1976 टू SCC पेज 521। तो राइट अगेंस्ट डिटेंशन है, ठीक है। उसमें ये प्रोवाइड किया है कि ये इलीगल डिटेंशन का रूप में आता है जैसा ड्रॉकन लॉ के अंदर में, क्योंकि ये आपका फंडामेंटल राइट्स जो है, जैसा आर्टिकल जैसा 19 हो गया, फिर 21 हो गया, फिर 22 में जो प्रोटेक्शन गारंटी किया उसका अगेंस्ट में है। तो दूसरा जो है आपका ये है जैसा आपका डिस्क्लोजर फॉर रीजंस ऑफ डिटेंशन और producing any detainee within 24 hours of the arrest before the magistrate, है ना। तो ये तो स्टेचुटरी राइट है, लेकिन इसमें क्या क्या है, ये कानून में द अरुणाचल प्रदेश अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 2014 जो है, ये राइट को लेके गया हुआ है। देयर इज नो सच राइट। देन अनदर मेजर डिफेक्ट क्या है, राइट टू कंसल्ट एडवोकेट। अभी इसमें एडवोकेट का तो आप बात ही छोड़ दीजिए, ये बेल का प्रोविजन तक को भी डिनाई कर दिया है इसमें, ठीक है ना। तो इसमें जो है ये राइट टू कंसल्ट एंड टू बी डिफेंडेड बाय ए लीगल प्रैक्टिशनर्स, है ना। तो ये एक बहुत पुराना जजमेंट है, गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास बोल के है एक जजमेंट जो है। देन उसके बाद में जो ये जो प्रॉब्ली रिपोर्टेड है AIR 1950, AIR 1950 SC 27 में है। ये सब जजमेंट का खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट जो ले डाउन किया है उनका अगेंस्ट है स्पिरिट ऑफ दैट लॉ ले डाउन बाय द एपेक्स कोर्ट एंड ऑल्सो द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट ऑफ आर्टिकल 21, 22 एंड 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसलिए इनको जो है इनका अभी इसका अभी रेमिडीज क्या है, रेमिडीज है इनको एक आप प्रोविजंस देख दीजिए। आर्टिकल 246 7th शेड्यूल होता है एक, और 7th शेड्यूल है एंट्री 9 के अंदर में both center and the state government are given power to enact this kind of law। इसलिए इसका कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ this the अरुणाचल प्रदेश अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 2014 को, ये पहले तो आप हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं आर्टिकल 226 में,
और एक या तो एक रीजंस देके आप आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ पीआईएल कि ये एक्ट जो है ड्राकोनियन है और ये पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास जरूर है, लेकिन इनको ऐसे एनेक्ट किया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का अगेंस्ट में है। तो सर आपने जो बताया उससे हम लोग को मालूम चला कि ये न्याय व्यवस्था को चैलेंज करता है ये एक्ट जो है। तो सर क्या हम लोग का स्टेट का तरफ से अभी तक कोई ऐसे री अपील करने के लिए ऐसे कुछ एप्लीकेशन दिया है या कुछ क्या प्रोविज़न है सर इसको री अपील करने का, ये एक्ट जो? नहीं, इसमें सी इट इज नॉट ए क्वेश्चन ऑफ प्रोविजन ऑफ री अपील, इसको क्वेश्चन ऑफ चैलेंजिंग द लीगलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ दिस एपी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 2014। ये क्या really the sections under this unlawful activities prevention act is ultra vires to the constitution of India, whether it's directly infringe upon the fundamental right provided under article say we can start from article 14, article 19, article 21 and 22 of the constitution. As of now, I see that this act is in contravention to the mandate of Article 22 of the Constitution of India. Therefore, it is of my considered opinion, this is a fit case for challenge before the Reed Court. First, you why to lose then the forum first. You go before the High Court and then you go to the Supreme Court. And that I think I am sure if the intellectual people, right thinking people, if they feels prudent, they should go for legal recourse. क्योंकि अभी ये प्रेजेंट स्टेट गवर्नमेंट बोलो या सब्सिक्वेंट स्टेट गवर्नमेंट बोलो, वो कभी इसको रिपील नहीं करेंगे, क्योंकि पीपल इन द पावर आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस लॉ. It is nothing but suppression of the people movement to express their opinion against the wrong decision of the government. So I think that is the best way. तो सर अभी का समय में देखा गया है तो हम लोग का यहाँ का जो भी स्टूडेंट ही बोलेंगे हम, क्योंकि वो लोग एपीपीएससी से क्योंकि जुड़ा हुआ है, तो उन लोग ये जो लॉ है बहुत लाइटली ले रहे हैं और इसका सिस्टम का खिलाफ में आवाज़ उठाते जा रहे हैं। तो देखा गया है कि ये लॉ को गवर्नमेंट का तरफ से भी बहुत यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि कोई भी जैसे कि आपने बोल रहा था कि आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, क्योंकि बोलने का भी हक नहीं है। अभी फेसबुक में भी या सोशल मीडिया में भी कोई लिखता है तो उसको डायरेक्ट घर से उठा ले रहे हैं सर। तो आप सर ये एक्ट को लेके क्या अवेयरनेस देना चाहेंगे कि और लास्ट क्या मैसेज रहेंगे आप? मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, सेक्शन जो 17 है, एक ऐसा प्रोविजन है कि अगर आप फिजिकली प्रेजेंट हो या ना हो, आप सोशल मीडिया से किसी को सपोर्ट कर रहे हैं या बड़कावा कर रहे हैं मूवमेंट को, देन आपको ऐसे अवेतर हिसाब से पिकअप करते हैं, इनका राइट है पिकअप करने का. तो सो फार एज ये एपीएससी फियास्को का जो कनेक्टिविटी है इस एक्ट से, एक चीज़ तो मैं क्लियरली बोलना चाहूँगा, स्टेट गवर्नमेंट जो है संयम से इसको संभाला है ये मूवमेंट को. दे हैव प्रॉपरली डेल्ट विथ कामली क्वाइटली. और ये एग्री बच्चों को है ना, इनको अप्रोप्रिएट मौका भी दिया है, इनका सारा डिमांड को फुलफिल किया गया है. अल्टीमेटली मैं आपसे जिक्र कर रहे थे कि अल्टीमेटली ये कोर्ट ऑफ लॉ में ही जाएंगे, है ना. आपने सीबीआई डिमांड किया, वो सीबीआई को हैंड ओवर कर दे. अभी ईडी को डिमांड किया, ईडी को दे दिया. एंड द क्वेश्चन जो नल एंड वॉइड है, कुछ बच्चे आए थे मेरे पास कि ऐसा ऐसा है, मैंने बोल दिया यूपीएससी ये टेकअप नहीं कर सकते, हमारे यहाँ में ऑलरेडी एक मेंबर है. अगर यह कमीशन अगर कॉन्स्टिट्यूट होके नहीं बैठते, देन यूपीएससी कुड हैव टेकन ए डिसीजन टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन. अभी जो है, जो नल एंड वाइट का जो इश्यूज़ है, आप इस सिलसिले में आप पूछा मुझे,
नल एंड वॉइड का जो इशू है, इनको जो क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट जो है डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है इनका, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो कानून में क्लियर है कि वन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कैन नॉट डायरेक्ट अनदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नॉर कैन इंटरफियर। इवन जैसा अभी इतना केस करने के बाद मुझे ये पता चलता है कि इवन हमारा हाई कोर्ट के पास में अनुच्छेद 226 दैट इज आर्टिकल 226 के अंदर इनका वाइड पावर है रीट इश्यूज करने का, है ना। लेकिन कुछ कुछ प्रेयर्स ऐसे होते हैं कि जहाँ कोर्ट कंसीडर नहीं करता है। से फॉर एग्जांपल पॉलिसी, एक पॉलिसी फ्रेम करो, स्टेट गवर्नमेंट को, एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी डायरेक्शंस नहीं दे सकते। सिर्फ जुडिशरी सिर्फ वो एग्जामिन करते हैं कि ये कानून जो क्या संविधान के अनुसार बनाया गया है, whether it is inconsistent, whether it is inconsistent with the mandate of the constitutional obligations or it is in derogation to it, then जाके लॉ को ये स्ट्राइक डाउन करता है, इसको अल्ट्रा वाइज डिक्लेयर करता है। तो अभी जो है मैं दूसरा चीज़ ये बता दूं कि अभी का जो फियास्को है, अभी नल एंड वॉइड के ऊपर में एक ही सोल्यूशन है। पहले पब्लिक सर्विस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया जाए। गवर्नमेंट कैबिनेट डिसीजन ऑलरेडी ले चुका है कि ये मैटर को पब्लिक सर्विस कमीशन ही डील करेंगे और उनके पावर के अंदर है। लेकिन गवर्नमेंट इसको डायरेक्शन नहीं दे सकते, तुम ऐसा करो, आप ऐसा करो नहीं बोल सकते, क्योंकि वन कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी कैन नॉट डायरेक्ट or advise another constitutional authority to perform a particular duty in a particular manner on their whims and fancies. No. Law is very clear. हमारा यहाँ में कानून बिल्कुल क्लियर है। तो once this APCS आ जाएंगे, कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हो जाएंगे, तो कॉन्स्टिट्यूट होने के बाद में the advantage is कमीशन जो है तब इंक्वायरी करेंगे कि कौन सा कैंडिडेट क्लाउड में है ना, तो उनका बेसिस में इनका जो ऑफिसर्स जो एग्जामिनेशन सेल्स में इन्वॉल्व थे, उनके ऊपर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कॉन्स्टिट्यूट कराएंगे। तो इंक्वायरी कॉन्स्टिट्यूट करा के देन फाइंडिंग्स को लेके और प्रमा फेसाई फाइंड करता है कि हाँ ये बंदा को दिया है अभी जो नौकरी में है, देन इनको आप सेग्रीगेट करने के लिए आसान होगा। क्योंकि कोई भी देखो, एनी मूवमेंट मस्ट हैव रैशनैलिटी। आप ये आजकल मैं तो सोशल मीडिया से काफ़ी दूर रहता हूँ, अदर देन मैं इनको मेरे जो एंड्रॉयड फ़ोन है ना, मैं अपना लॉ का रिसर्च के लिए यूज़ करता हूँ। कभी कभी फील करता है कि शेयर, लेकिन सोशल मीडिया का इतना गलत इस्तेमाल कर रहे हैं ना, इतना गलत इस्तेमाल कर, हद से बाहर है। और ये क्या हो रहा है यंग जनरेशन्स में, इतना नेगेटिविटी क्यों है इनके अंदर में? कोई भी चीज़ को थोड़ा पढ़ के पहले जांचें कि हम ये डिमांड उठाएंगे तो इनका अंजाम क्या हो सकता है और इसका सोल्यूशन क्या है। पहले जो एक तरह से इंग्लिश शेइंग है, इट सेज द इवनिंग सनसेट is colorful than the morning sunrise. So then what is the way out? Similarly, it is our duty, मैं भी हो या चाहे कोई भी सिटीजन हो, with civic sense means civility होना चाहिए। आप अपने को इंटेलेक्चुअल्स बोल रहे हैं, अपने को एजुकेटेड बोल रहे हैं, लेकिन द मैनर यू आर प्रेजेंटिंग, आप अपने को पब्लिक के सामने जो पेश करते हैं, आपका वो सब स्वभाव नहीं देते हैं, आपका अपना इंटेलेक्चुअलिटी नॉलेज ऐसा वो उसके साथ मैच नहीं हो पा रहे। अभी सोचने का समय है। और अरुणाचल एक यंग स्टेट है, एक कानून तो एक है, दिस अनदर थिंग। सो फाइनली मैं आपको ये समझाऊंगा, अभी का जो बच्चा लोग जितना है, सी देयर इज़ नो वे आउट। इनको 6 महीने तो बैठना ही होगा, क्योंकि जुडिशरी का परव्यू आउट है ना। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है सेक्शन 15 ऑफ दिस एक्ट को तभी अप्लाई करेगा, वो
रिप्रेजेंटेशन के साथ एक अंडरटेकिंग दे कि फ्यूचर में हम ये काम नहीं करेंगे। मेरे को वो लगता है अगर ये कानून को मैं परखने के बाद जांच पड़ताल करने के बाद मुझे ऐसा रास्ता निकल के आता है। आप अंडरटेकिंग दो या तो यू हैव टू बी इन डिटेंशन फॉर लॉन्ग। मतलब गवर्नमेंट को डायरेक्ट लिखित में देना पड़ेगा कि हम लोग फ्यूचर में ऐसे नहीं करेंगे। हाँ, बाइंडिंग है वो सीआरपीसी का सेक्शन 101 से शुरू होता है। आप कोई भी बाइंडिंग कर देंगे कि 6 मंथ्स तो आप कर ही नहीं सकते इसमें। सीआरपीसी में प्रोविजंस क्लियर है। सी देन आई विल आल्सो रिक्वेस्ट द स्टेट गवर्नमेंट, दे आर आवर चिल्ड्रंस। Law is there, that apart beyond the law we have to think, and I request the government to adopt the human approach. To err is a human, and out of emotion our boys and girls might have committed all these mistakes. Now they are repenting when they are detained under this draconian law. Now if the approaches come, I request the state government to consider their case, because the provision is very clear under section 15 of the Arunachal Pradesh Unlawful Activities of Prevention Act 2014. Then I'll request the state government to apply these provisions on magnanimity, give them an opportunity so that these boys, they will never commit the mistake again. अगर अंडरटेकिंग देने के बाद ये बच्चे फिर ऐसे इस तरीका से करते हो तो कॉन्सिक्वेंसेस तो फॉलो होगा। इसलिए सरकार को भी मैं अनुरोध यही करूँगा कि बच्चों को छोड़ दे, सेक्शन 15 को अप्लाई करके, सब्जेक्ट टू 1 to 3 कंडीशंस आपको जो डीम फिट एंड प्रॉपर लगते हैं। नहीं तो मेरे को रास्ता नहीं दिखाई देता। और ये इनका जो बच्चे अंदर में हैं उनका पेरेंट्स जो है खुद ही प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। अभी वो आगे आए, ज़रूरत पड़ने से मेरे असिस्टेंस लीगली लिया जा सकता है, क्योंकि मुझे सेक्शन 13 के अंदर में मुझे रिप्रेजेंटेशन फाइल करना पड़ेगा। तो इनको फाइल कर देता हूँ मैं। ज़रूरत होने से सरकार को भी मैं बोलता हूँ एज ए सीनियर सिटीजन, सीनियर नहीं, एज ए एल्डरली सिटीजन एंड इनलाइटन इंटेलेक्चुअल, आई कैन ओनली टेल देम कि प्लीज़ फॉरगिव देम यार, ये हमारे बच्चे हैं, इनका लाइफ क्यों बर्बाद कर। लेकिन बच्चों से भी मैं अपील करता हूँ कि एक नंबर तो है, आप सोशल मीडिया को गलत इस्तेमाल ना करें, किसी को अभद्र भाषा यूज़ ना करें, किसी को बिना रीजंस में ट्रोल ना करें, नहीं तो फिर सेक्शन 499 500 आईपीसी तो है, डेफेमेशन है, कानून क्लियर है आपके अगेंस्ट में। फिर इसमें तो है ही है सेक्शन 17 में, जो सोच रहे हैं मैं फेक अकाउंट से लिख रहा हूँ, लेकिन आईटी एक्ट 2000, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 वेरी क्लियर है। आदमी सोच रहे हैं कि ये सेक्शन 66A को शेरिया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में स्ट्राइक डाउन कर दिया, हम खुशी मर्जी करेंगे। नहीं, तो सेक्शन 66 तो पड़ा हुआ है ना। सेक्शन 66A तो पनिशमेंट है, और पनिशमेंट डिसप्रोपोर्शनेट होने के कारण से जो शेरिया सिंगल का जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने वो 66A को स्ट्राइक डाउन किया, ये कीपिंग इन माइंड the objectivity of the article 19 of the constitution। ठीक है, ये आजकल ये नेगेटिविटी ज़्यादा चल रहे हैं, इसके ऊपर में बच्चों को भी और पेरेंट्स को भी यही अपील करता हूँ, आप बच्चों को भी थोड़ा मॉनिटर करिए जब सोशल साइट में यूज़ कर रहे हैं। इनको ऐसा नहीं, देखो कोई भी चीज़ को अगर पॉजिटिविटी में आप लेते हैं ना, उसका कोई भी चीज़ का हल होता है। ऐसा नहीं कि हाँ मैं गुस्सा से किसको बोल दिया, अभी माप मांग दिया, वो नहीं होता। अभी आप देख रहे हैं ना, कुछ लोग अपोलॉजी लिख रहे हैं। दिस आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल में ऐसा होता है, साइबर सिक्योरिटी के अंदर में आप कहाँ से एक्सेस कर रहे हैं, आपका आईपी एड्रेस को ट्रैक कर लेते हैं, आपका डिवाइस, आपका लोकेशन कहाँ है, सब कुछ है आजकल। अभी जब मैं कुछ दिन पहले मैं साइबर सिक्योरिटी के ऊपर में कुछ 10 दिन का मैं ट्रेनिंग अटेंड किया था, तो मुझे वहाँ देखा, मैं भी अचंभा रह गया, अरे क्या है ये, क्राइम कर ही नहीं सकते। सो देयरफॉर आई रिक्वेस्ट एवरीबडी टू यूज दिस इन अ प्रॉपर पर्सपेक्टिव। एंड वंस अगेन आई विल अपील 2 things: स्टेट गवर्नमेंट kindly show leniency to those boys who have emotionally done all the wrong things, okay, one. And number 2, they have repented, meaning thereby
they should be forgiven. Well, otherwise the Article 161 is very clear in the Constitution. ना अभी वो बोल रहे हैं कि ये बच्चों को तो चार्जशीट हो जाएगा, रेगुलर ट्रायल होगा, जिंदगी भर जाते रहेंगे ना। तो इसलिए इनका अगर पेरेंट्स आके डिटेनी का बिहाफ में आके गवर्नमेंट को अप्रोच करता है कि एक बार के लिए माफ़ कर दें, आइंदा से हम नहीं करेंगे, उस हिसाब में सरकार के पास बहुत पावर है और सरकार इसको ड्रॉप भी कर सकते हैं सारे चार्जेस को, है ना। नहीं तो ये बच्चे जो डिटेन है बिगड़ जाएंगे, ज़िंदगी भर नौकरी नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं सोचता हूँ गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा मैग्नानिमिटी शो करे, अपने बच्चे हैं इसको बर्बाद ना करे करियर को। और इन द मीन टाइम मैं बच्चों को भी, जो डिटेनीज को भी ये रिक्वेस्ट करूँगा, सिविल सिटीजन्स को भी, सीनियर सिटीजन्स हो या सिविल सोसाइटीज़ को भी ये अपील करूँगा कि आप लोग प्रोएक्टिव हो जाइए इसमें, प्रोएक्टिव हो के जैसा हमारा निसी इली सोसाइटी है उनका प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को आप अप्रोच करिए और उनका जो लीगल ड्राफ्टिंग अगर मेरे को मदद करना है, मुझे मदद करो बोले, मैं तैयार हूँ उनके लिए, मैं कर दूंगा। और मैं ये सोचता हूँ कि यही एक हल है, अभी से हम अरुणाचल को बर्बाद ना करें, हमें बहुत आगे जाना है, यंग स्टेट है। Thank you so much. Thank you, sir. When it comes to your child's future, make no compromises. Enrolling Nalanda Academy coaching for decoding or regular classroom facilities. Experienced faculty members, dynamic teaching models, regular tests and feedback to improve performance, multi-viva security system. Small size batches, hostel facilities and many more facilities are available. For admission and any other queries, visit Nalanda Academy Coaching Head Office, Nahar Lagoon near Lagoon Bridge. Sub Office G Extension, Nahar Lagoon. For the Itanagar Office near Hima Hospital. For more details, call 6033824065.